हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले स्टूडेंट क्लास 11 की मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज नंबर 6.4 को शुरू करने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्याम गौरी और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है। तो आज की वीडियो होने वाली बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, आपको बेसिक बताऊंगा कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे आएगी और आपको बताऊंगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन असल में है क्या। तो इंशाल्लाह आपको अच्छी सही से समझ में आएगा। तो आपको बस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखना है ताकि आपको हर चीज क्लियर हो। तो सबसे पहले शुरू करने जा रहा हूं, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस भी बोलते हैं इसको, और हम इसी को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या आप तो शॉर्ट फॉर्म को जानते होंगे जीपी के नाम से। तो जीपी इसकी शॉर्ट फॉर्म है। क्या है जीपी का मतलब? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है मतलब, और यहां इसको हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस भी बोलते हैं। क्लियर है यहां तक की बात? इंशाल्लाह क्लियर होगी। अब ये है क्या है तो समझते हैं, इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। इसकी डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ ये एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस तो मैं बता चुका हूं आप लोगों को, तो मुझे अब वापस बताने की जरूरत नहीं है। तो बोले जा रही है एक सीक्वेंस है, लेकिन क्या है? जिसमें इनवर्स का क्या मतलब है? जिसमें द फर्स्ट टर्म इज ए, पहली टर्म फर्स्ट टर्म जो है वो क्या है? ए। जिस तरीके से एपी में भी ए थी। इज अ नॉन जीरो, तो सॉरी यहाँ ए नहीं है, मैं गलती से बोल दिया। यहाँ लिखा हुआ है द फर्स्ट टर्म इज अ नॉन जीरो। इसका मतलब ये है स्टूडेंट, अगर आप एपी की बात करें तो एपी के अंदर फर्स्ट टर्म जो होती है, हमारी फर्स्ट टर्म जो होती है वो जीरो हो सकती है, लेकिन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर जो फर्स्ट टर्म होगी वो कभी भी जीरो नहीं होगी, नॉन जीरो होगी, मतलब जीरो के अलावा होगी। अब आगे बात करते हैं। एंड ईच ऑफ द सक्सीडिंग टर्म इज फॉर्म्ड बाय मल्टीप्लाइंग द प्रीवियस वन बाय अ सर्टेन नॉन जीरो फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड अ जीपी। क्या बोला? तो बहुत आसान सी बात करी इन्होंने स्टूडेंट। बोला ये जा रहा है कि फर्स्ट टर्म के साथ आप एक फिक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिलता है? उससे आगे वाली टर्म मिल जाती है। क्लियर है? तो यही बात इन्होंने कही। भले ही मुझे पता आपको समझ में ना आई हो, लेकिन मैं तो क्लियर करूंगा। कैसे करूंगा ध्यान से देखिएगा, ये आपके सामने एक एग्जांपल है। अब यहाँ पर एक बात तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं यहाँ पर जिस तरीके से एपी के अंदर हमने पढ़ा था कॉमन डिफरेंस को, क्या पढ़ा था? कॉमन डिफरेंस को, जिसको हम इसके अंदर एपी के अंदर क्या बोलते थे? डी। लेकिन यहां पर हम पढ़ने वाले हैं कॉमन रेशो को। कॉमन रेशो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि डिवाइड करने के बाद मिलता है वो रेशो। क्लियर है? मैं आपको बताऊंगा कैसे मिलता है। तो रेशो बोलते हैं उसको, हम क्या बोलते हैं? कॉमन रेशो। इसको जीपी के अंदर हम कैसे डिनोट करेंगे? आर से डिनोट करेंगे। और यहां पर फर्स्ट टर्म को जीपी में हम क्या बोलेंगे? ए बोलेंगे। इस मेन बात का ख्याल रखना है आप लोगों को। तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म, और चलती जाएगी। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि जो सीक्वेंस मुझे दी गई है वो जीपी ही है? वो एपी भी तो हो सकती है। तो अब इसका कैसे पता लगाएंगे? सबसे पहला काम, आपके सामने कोई भी सीक्वेंस आ जाए तो पहले ये चेक करें कि वो एपी है। एपी को चेक करने का क्या तरीका बताया था आपको? मैंने बताया था कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करें और उसके बाद थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करें, तो आपके पास आंसर जो आना चाहिए वो दोनों का क्या आना चाहिए? सेम। अगर आंसर सेम आ गया तो एपी है। अब जीपी में क्या करेंगे सर? कॉमन रेशियो मालूम करने के लिए, वो तो डी मालूम करने के लिए था। अब यहां कॉमन रेशियो मालूम करना है। कैसे करेंगे सर कॉमन रेशियो मालूम? तो ऐसे करेंगे स्टूडेंट, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको आर को मालूम करना है जीपी के अंदर, आर क्या होगा? कॉमन रेशियो होगा। यहां लिख भी देता हूं, क्या है? कॉमन रेशियो। क्या है? कॉमन रेशियो है। अब कैसे मालूम करेंगे? तो बहुत आसान सी बात है। आप सेकंड वाली टर्म में से T2 में से डिवाइड कर दें किसको? T1 को, तो आपको क्या मिल जाएगा? कॉमन रेशियो मिल जाएगा। T2 क्या है? 9 है, यह आ गया 9 डिवाइड बाय T1 क्या है? 3 है, तो यह आ गया 3 3 1 3 3 3 9। अब एक और दफा करेंगे। अब हमें देखना है 3 को लिखूंगा, क्या है? 27 डिवाइड बाय 9, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 3 आ जाएगा। अगर आप गौर करें, ये मैंने क्या किया? बहुत आसान सा काम किया स्टूडेंट। मैंने कहा ये कि यहां पर सबसे पहले जिस तरीके से हम क्या बोलते थे एपी में, क्या करते थे हम? डी मालूम करने के लिए क्या करते हैं? T2 माइनस T1 करते थे और T3 माइनस T2 करते थे। ये दो दफा मैं क्यों कर रहा हूं? ये पहचानने के लिए कर रहा हूं
कि एपी है या जीपी। कॉमन डिफरेंस मालूम करना होता तो कोई मसला नहीं, एक दफा मैं करूंगा मिल जाएगा। लेकिन मेन मकसद क्या है, पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये जो सीक्वेंस हमें दी जा रही है वो एपी है या जीपी है। क्लियर है? तो उसको मालूम करने के लिए तरीका है आपके सामने दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहला काम जिस तरीके से यहां पर हमने 2 माइनस 3 करा था, आंसर जो आया उसको देखा, फिर 3 माइनस 2 करा, आंसर आया वो देखा। अगर दोनों का आंसर सेम आ गया तो इसका मतलब एपी है। अब इसी तरीके से इसमें भी करेंगे। जीपी का कैसे निकालते हैं कॉमन डिफरेंस, T2 डिवाइड बाय T1 और T3 डिवाइड बाय T2। अगर दोनों का आंसर सेम आ जाता है इसका मतलब ये क्या, जो आपको सामने सीक्वेंस दी गई है वो क्या है, जीपी है। इतनी बात क्लियर है? बहुत आसान सी बात करिए स्टूडेंट मैंने। अब यहां तक की बात तो क्लियर हो गई कि कॉमन रेशियो क्या होता है, कैसे निकलता है। तो यहां पर अब इस सीक्वेंस के लिए हमारे पास कॉमन रेशियो क्या निकला है, 3 निकला है। इस सीक्वेंस के लिए हमारे पास कॉमन रेशियो फिक्स नंबर, कॉमन रेशियो हम क्या बोलते हैं, फिक्स नंबर, जिसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आगे वाली टर्म मिल जाती है। तो हमें क्या मिला है, 3 मिला है। आए जरा गौर करवाता हूं आप लोगों को। अब देखें, अब हमें कॉमन डिफरेंस क्या मिला, 3। अब मैं पहली वाली टर्म में से मल्टीप्लाई कराऊंगा किसको, कॉमन डिफरेंस को, कॉमन रेशियो को, सॉरी। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होगा, 9। आगे वाली टर्म मिल गई। अब जो आगे वाली टर्म आई है इसके अंदर भी मैं किसको, कॉमन रेशियो को मल्टीप्लाई करूंगा तो उससे आगे वाली टर्म मिल जाएगी। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा क्या मिल जाएगा, 27 मिल जाएगा। अब इसी तरीके से 27 को भी मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, क्योंकि कॉमन रेशियो है तो उससे आगे वाली टर्म मिल जाएगी। इस तरीके से चलता रहेगा। यहां तक की बात क्लियर है? अब बात करेंगे स्टूडेंट, ये तो यहां तक की बात क्या थी कि जीपी को कैसे पहचानेंगे, जीपी क्या है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हमारे पास अगर हमें मालूम करनी है जीपी की एंड टर्म, अगर कोई आपको बोल दे कि मुझे जीपी की, इस जीपी तो है लेकिन इसकी 20वीं टर्म बता दो, तो आप लोग क्या ऐसे करके बताएंगे कॉमन डिफरेंस? नहीं स्टूडेंट, शॉर्ट फॉर्म भी तो होनी चाहिए ना, एक फॉर्मूला होना चाहिए ताकि जल्दी से बता दें। तो वही हम पता करने जा रहे हैं क्या है। तो आए जरा देखते हैं। तो मैंने यहां पर क्या बोला, स्टैंडर्ड फॉर्म है एपी। कैसे बताएंगे, हमने बोला कि फर्स्ट टर्म को, इस जीपी की हम फर्स्ट टर्म को क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे। तो लिख दिया द फर्स्ट टर्म ऑफ एन जीपी इज ए। इस जीपी की मैंने फर्स्ट टर्म को क्या बोल दिया, ए बोल दिया, और कॉमन रेशियो को क्या बोल दिया, आर बोल दिया। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, डेफिनेशन के मुताबिक हम क्या बोलेंगे, T1 किसके बराबर होगी, T1 क्या है, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को क्या बोला है, ए बोला है, ये आ गया ए। इसी तरीके से T2 क्या है, सेकंड टर्म। सेकंड टर्म कैसे मिलेगी, जब मैं फर्स्ट टर्म में एक फिक्स नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा। तो फिर ये ए में फर्स्ट टर्म क्या है, ए, ये आ गया ए में फर्स्ट टर्म को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, एक फिक्स नंबर से। तो फिक्स नंबर कौन है, आर है, कॉमन रेशियो, उससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे आगे वाली टर्म मिल जाएगी। यहां तक की बात क्लियर है, इंशाल्लाह क्लियर होगी। ये मैं कैसे कर रहा हूं तो देखिएगा जरा। अब मैं यहां पे क्या लिखूंगा, AR1 माइनस का 1, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, AR2 माइनस का 1। इसी तरीके से T3 क्या होता है, T3 क्या होता है, थर्ड टर्म। थर्ड टर्म कैसे मिलेगी, देखिए ए को आपको सेम रखना है हर चीज में, ए को आपको हर चीज में सेम रखना है। तो ए तो ये आ गया ए, अब ये आर आ गया, सही है। अब यहां पर मेरी बात तो बहुत सुनने वाली है, बहुत समझने वाली है, यहां कंफ्यूजन आ सकती है आप लोगों को, तो मैं इस बात को एक्सप्लेन करूंगा इसके जरिए। तो देखिए स्टूडेंट, यहां पर 3 है, अब मैं 3 में मल्टीप्लाई करूंगा कॉमन डिफरेंस को, मुझे क्या मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। अब मैं वापस 3 को ही रख रहा हूं, 3 को ही रख रहा हूं। देखिए मैं आपको इस बात को एक्सप्लेन करता हूं, देखिएगा। T1 क्या है हमारे पास, 3 है। अब मुझे T2 मालूम करना है, सेकंड टर्म मालूम करनी है स्टूडेंट। कैसे करूंगा, इस फर्स्ट टर्म वाले में से मल्टीप्लाई करूंगा फिक्स नंबर को, फिक्स नंबर क्या है, वो भी 3 निकला था, तो मुझे क्या मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। इसी तरीके से T3 मालूम करनी है मेरे को, यहां करवा देता हूं। T3 मालूम करनी है मेरे को, क्या करूंगा, मेरे को जब मैं थर्ड टर्म मालूम करूंगा तो मेरे को एक ध्यान ये रखना है स्टूडेंट्स, मुझे ध्यान ये रखना है कि मैं फर्स्ट टर्म को यहां लिखूंगा, पहले क्या लिखूंगा, फर्स्ट टर्म को मैं लिख दिया ए थी, फर्स्ट टर्म क्या है ए क्या है 3 आ गया, मल्टीप्लाई करा किससे, कॉमन रेशियो से। कॉमन रेशियो क्या निकला था, 3 निकला था, लेकिन 3 था तो 9 आ जाएगा ना स्टूडेंट, ये तो सेकंड टर्म आ गई। अब हम तो मालूम किसको कर रहे हैं, थर्ड टर्म को मालूम कर रहे हैं। तो कैसे आएगी थर्ड टर्म, अगर मैं इस वाले 3 के ऊपर, ये 3 क्या है, आर है, ये 3 क्या है, आर है, इसका स्क्वायर कर दूंगा तो 3 था 9 और 9 3 था 27। इस तरीके से मुझे क्या मिल जाएगी, थर्ड टर्म मिल जाएगी। अब इससे आगे वाली मालूम करनी है तो मैं क्या करूंगा, तो T4 क्या लिखूंगा, T4 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर क्यूब इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, 81 के 3 9 9 27 27 मल्टीप्लाई बाय 3 81।
तो समझ में आ रही है मैं कर क्या रहा हूं? मुझे पता है बहुत मुश्किल हो रही होगी, लेकिन टेंशन क्यों लेनी है? टेंशन लेनी नहीं है। अब मैं आपको एक बात पे गौर कराता हूं, देखिएगा जरा। तो यहां पर मैं आपको क्या करवाना चाह रहा हूं, देखिए अब ये 2 लिखा हुआ है, इसकी पावर में क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। अब मैं आपको करवा के दिखाता हूं, देखिए अब यहां पर इसके अंदर गौर करें, इसके अंदर गौर करें क्या लिखा हुआ? 3। अब 3 के ऊपर मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकता? 2 की पावर -1 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? आप बोलेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन इससे फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ स्टूडेंट, 2 - 1 क्या होता है? 1। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा हमारे क्वेश्चन पर। मैं अभी फायदा बताऊंगा, रुक जाए 1 सेकंड के लिए आप लोग। अब मैं क्या इसको इस तरीके से नहीं लिख सकता क्या? 3 - 1। इसको क्या मैं इस तरीके से नहीं लिख सकता? 4 - 1। इसको क्या मैं इस तरीके से नहीं लिख सकता? या 1 - 1। अब आप बोलेंगे सर ये आप कर क्यों रहे हैं, क्या वजह है इसकी करने की? तो वजह है, अब मैं आपको बताता हूं क्या वजह है। अब देखिए मेरी बात को ध्यान से सुनने का वक्त आ चुका है। अब देखिए ये 3 क्या है? फर्स्ट टर्म है, और ये वाला 3 क्या है? R है। ये 3 क्या है? कॉमन रेशियो है। अब कॉमन रेशियो के ऊपर मैंने पावर क्या रखी है? 1 - 1। ऐसा क्यों किया? देखिए कि कौन सी टर्म है? फर्स्ट टर्म है, तो ये 1 आ गया, और उसमें तो माइनस कर दिया 1 को, ताकि ये हमारा बराबर रहे। अब इसी तरीके से ये 3 क्या है? फर्स्ट टर्म है, और ये 3 क्या है? कॉमन रेशियो है। ये 3 के ऊपर था, ये कॉमन रेशियो। अब मैंने इसके ऊपर क्या लिखा? 2 - 1 2 लिखा, क्योंकि सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म का 2 आ गया, उसमें तो माइनस करा 1 तो मुझे वापस क्या मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा। तो 3 3 9, इसी तरीके से ये आ गई। अब इधर देखिएगा 3 ये 3 क्या है? फर्स्ट टर्म है, A है, और मल्टीप्लाई बाय ये 3 क्या है? कॉमन डिफरेंस R है। अब इसके पावर मैंने क्या लगाई? इसको देख के लगाई। थर्ड टर्म थी तो 3 - 1 करके लिख दिया, तो 3 - 1 क्या होता है? 2 ही होता है। तो इस तरीके से 27 आ जाएगा। अब आप बोलेंगे सर ये क्या चक्कर है, समझ में नहीं आ रहा, कुछ आप करना क्या चाह रहे हैं? तो मैं यही करना चाह रहा हूं। देखिएगा यहां पर मैंने यहां पे भी क्या करा है, मैंने भी यहां पर देखें फर्स्ट टर्म आ गई A, आ गया A, लेकिन यहाँ R लिखा मैंने, ये देखें R यहाँ तक 3, ये आ गया R। 1 - 1 क्या होगा? 0, और किसी के ऊपर भी पावर 0 1 के बराबर ही होता है, तो उस तरीके से हमें A ही मिल जाएगा। अब देखें AR 2 - 1, ये भी वही चीज है। अब देखें 2 - 1 क्या होगा? इससे फायदा क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। देखें अब यहां देखिए इस कंडीशन को मैं कैसे लिख सकता हूं? AR 3 - 1 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? और यहां स्क्वायर लगाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि थर्ड टर्म में हमने A को तो सेम लगा, लेकिन R के ऊपर स्क्वायर लगाना पड़ेगा, जब जाके हमें थर्ड टर्म मिलेगी। तो वही बात है यहां पर हो गया, R के ऊपर स्क्वायर करेंगे, जैसे कि इस कंडीशन के लिए R क्या है? 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 3 9 हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 27 क्या होगा? थर्ड टर्म होगी। अब फायदा ये हुआ, मैंने बोला ही चलता रहेगा, कहां तक चलेगा? एन टर्म तक। हमें नहीं पता कहां तक चलेगा, तो हम क्या बोल देते हैं? मैथ के अंदर एन लगा देते हैं। तो एन क्या शो करता है? हमें नहीं पता कहां तक चलेगा, वो एन टर्म तक चलेगा। ए आगे जितनी भी टर्म आएगी, यहां गौर करें, यहां भी है, इसके आगे वाले में भी है, इसके आगे वाले में भी ए, सब चलता जा रहा है। तो मैंने ए को एक दफा लिख दिया, आर सब जगह चलता रहेगा, जितनी भी देर तक सीक्वेंस चलेगी आर सब में आ रहा होगा। ये आ गया आर। अब गौर करने वाली बात है, ये 1 है, ये 2 है, इसके बाद 3 है, इसके बाद 4 होगा, उसके बाद 5 होगा। इसका मतलब क्या है? फर्स्ट टर्म में तो यहाँ 1 आ रहा है, सेकंड टर्म में तो यहाँ 2 आ रहा है, थर्ड टर्म में तो यहाँ 3 आ रहा है, फोर्थ टर्म में तो यहाँ 4 आएगा। इसका मतलब हमने यहाँ पर तो n लगाया है, तो यहाँ पे भी n लगाऊंगा, क्योंकि ये n क्या बता रहा है? टर्म को बता रहा है ना। अगर फर्स्ट टर्म होगी तो n की जगह क्या आएगा? 1। अगर सेकंड टर्म होगी तो n की जगह क्या आएगा? 2 आएगा। अगर थर्ड टर्म होगी तो n की जगह क्या आएगा? 3 आएगा। तो इसी तरीके से अगर यहाँ n की जगह 1 है तो यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ 2 लिखेंगे तो यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ 3 लिखेंगे तो यहाँ भी 3 आएगा। जिस तरीके से यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है। यहाँ तक की बात क्लियर है? अब गौर करने वाली बात फिर आ गई, -1, इसके आगे भी -1, इसके आगे भी -1। इसका मतलब ये हमारे पास क्या आ गया? ये हमारे पास स्टूडेंट, अब इसके जरिए हम कोई भी अगर आपसे कोई पूछे इस जीपी की मुझे 50वीं टर्म बताओ, 100वीं टर्म बताओ, तो आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे और आसानी से उसको सिर्फ 2 मिनट से कम टाइम में भी बता देंगे कि सभी टर्म इस सीक्वेंस की क्या होगी। तो इस तरीके से हम अप्रोच लगाते हैं, इस तरीके से अपने सोचते हैं, और आपको अपनी सोच को बनाना पड़ेगा इस तरीके से सोचने के लिए। क्लियर है? तो ये तो था बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट जीपी। अब बढ़ेंगे हम इसके क्वेश्चन की तरफ। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, इस फॉर्मूले को हम लोग यूज करेंगे, सही है ना। तो पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन कराऊंगा जो बहुत आसान है, पेपर में तो नहीं आएंगे, लेकिन बेसिक के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आ चुका है अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करवाऊंगा, सिर्फ बेस बनाने के लिए करवा रहा हूं। पेपर में इसका कोई काम नहीं है, ये सिर्फ बेस बनाने के लिए क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो इसीलिए मैंने बोला थोड़ी बेस बना दिया क्योर। तो देखें अब यह आपके सामने पहले ही बोल दिया गया है कि ये जो आपके सामने एक सीक्वेंस है वो जीपी है। अगर नहीं पता होता, अगर नहीं दिया होता जीपीए, तो पहले चेक करना पड़ता कि ये जीपी है भी या नहीं। अगर जीपी होगी तो जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था वो लगेगा, अगर एपी होगी तो एपी की एन टर्म वाला फॉर्मूला लगेगा। यहां तक की बात क्लियर है। अभी तो साफ साफ पता है कि ये जो आपके सामने सीक्वेंस है वो एक जीपी है और बोला जा रहा है जीपी की 630 टर्म हमें बता दें। तो बहुत आसान सा काम नहीं है, बिल्कुल कर लेंगे। तो यहां पर डेटा बना लेते हैं। पहले डेटा में क्या लिखेंगे, बिल्कुल छोटी सी बात है, डेटा बनाना तो आसान सी बात हो गई। अब डेटा क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म पहले क्या होती है, फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है, 7 है। यहां तक की बात क्लियर है। आर निकाल लेते हैं। आर क्या होता है, कॉमन रेशो। कैसे निकलता है, T2 डिवाइड बाय T1। तो T2 क्या है 21, T1 क्या है 7। तो कर लेते हैं 7 बंदा 7, 7 3 21। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 8 3 आ गया। अब हम मालूम कर लेंगे, क्या मालूम कर लेंगे सर, T6 मालूम कर लेंगे। तो n की वैल्यू हमें क्या गिवन है, n की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 6 गिवन है। हमें मालूम क्या करना है, T6 हमें मालूम करना है। ये तो हो गया मुकम्मल डेटा। अब मालूम कर लेते हैं फटाफट। तो Tn का फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट, Tn का फॉर्मूला था ARn-1। जीपी के लिए यही था ना, जीपी के लिए n टर्म का फॉर्मूला क्या था, ARn-1। चलें अब अभी हमारे पास n की वैल्यू गिवन है, कितनी है 6। तो ये आ गया 6 इक्वल टू a क्या है, a हमारे पास 7 है। ये आ गया 7। a क्या है, r क्या है, r हमारे पास 3 है। n क्या है हमारे पास, n हमारे पास 6 है। तो बस सॉल्व कर लेते हैं। तो T6 हमारे पास क्या आ जाएगा 7 और 6 माइनस 1 क्या होगा 5 और 3 की पावर 5 देख लेते हैं क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 किसके बराबर आएगा, 3 3 9 9 3 27 27 3 81 81 3। चलिए यहाँ देख लेते हैं 81 3 क्या होता है, फटाफट 3 बनता 3 3 8 38 क्या होता है, 8 3 क्या होता है 24 होता है। तो ये आ जाएगा 24, तो 243 होता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 243। तो ये आ गया 243 और 243 मल्टीप्लाई बाय 7 क्या होगा देख लेते हैं। तो 7 3 21 होगा और 7 4 28 28 प्लस 2 30। तो ये आ गया 7 2 14 14 प्लस 3। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 17। तो 1701 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, छठी टर्म इस एपी की जो हमें दी गई है, छठी टर्म क्या होगी 1701 होगी। तो यहां जाके इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। अब जल्दी से 10 से वाले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। उससे पहले मैं इसका आंसर आपको बता देता हूं। सो स्टूडेंट आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो अब जल्दी से यहां आ जाते हैं। यहां पर भी वही काम, डेटा बनाएंगे। डेटा क्या है, आए देख लेते हैं। डेटा में क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, ए क्या है 2 डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर है। अब r की बारी, r क्या होता है, कॉमन रेशियो होता है। कैसे निकालते हैं, T2 डिवाइड बाय T1 करके। तो T2 क्या है 1 डिवाइड बाय n है और T1 क्या है 2 डिवाइड बाय n का स्क्वायर है। अब सर यहाँ तो बड़ा मुश्किल लग रहा है हमारे को, कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है स्टूडेंट। अब यहाँ पर मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या, 1 डिवाइड बाय n मल्टीप्लाई बाय, और ये 2 डिवाइड बाय n का स्क्वायर है, इसको मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो इसको उलट करके लिख देंगे। तो 2 डिवाइड बाय n स्क्वायर था तो ये हो जाएगा n स्क्वायर डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। यहाँ तक की बात क्लियर है, इंशाल्लाह क्लियर होगी। n स्क्वायर 1 से हो जाएगी। अब ये n स्क्वायर लिखा हुआ है ना, इसको क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या, n मल्टीप्लाई बाय n। बात तो एक ही है क्योंकि मल्टीप्लाई के अंदर दोनों बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। तो यहाँ देखें n से n कैंसिल हो जाएगा तो n मल्टीप्लाई बाय 1 n हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें कॉमन डिफरेंस क्या मिला, n डिवाइड बाय 2। तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, n डिवाइडेड बाय 2। कैसे आया नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने आपको अभी बताई। चलें अब आगे बढ़ते हैं। ये तो आ गया। अब n क्या दिया हुआ है, n हमारे को कितना दिया हुआ है 13 दिया हुआ है। हमें मालूम क्या करना है, T13 हमें मालूम करना है। ये तो बहुत आसान सा काम है, तो आगे कर लेते हैं। हमारे पास Tn का जीपी के लिए फॉर्मूला क्या है, Tn बराबर होता है किसके, ARn-1 के। तो Tn क्या है 13 है। तो ये आ गया 13 इक्वल टू a क्या है
हमारे पास 2 डिवाइड बाय n का स्क्वायर, 2 डिवाइड बाय n का स्क्वायर। r क्या है, r ये n डिवाइड बाय 2, ये आ गया r की वैल्यू। और n क्या है, n हमारे पास 13 है, तो ये आ गया 13 माइनस का 1। फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 डिवाइड बाय n का स्क्वायर और 13 माइनस 1 क्या होगा, 12 होगा। तो इंडिविजुअली पावर लगा दूं, बिल्कुल लगा देता हूं, तो ये n की पावर 12 हो जाएगा और ये 2 की पावर 12 हो जाएगा। यहां तक की बात क्लियर है, इंशाल्लाह क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं, अब क्या करें सर, बहुत आसान सा काम है स्टूडेंट। देखिएगा इस n स्क्वायर को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या, n मल्टीप्लाई बाय n, और इस 2 की पावर 12 को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 11, नहीं लिख सकता क्या, बिल्कुल लिख सकता हूं, बेस से पावर ऐड हो जाएगी। तो देखें अब 2 से ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा इस दोनों n से, और मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, देखिए मैं आपके लिए आसान करता हूं। देखिएगा ये तो हो गया n मल्टीप्लाई बाय n, और इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं n की पावर 10 मल्टीप्लाई बाय n की पावर मल्टीप्लाई बाय n मल्टीप्लाई बाय n। या मैं आपके लिए और आसान कर दूं, तो ये भी आपको मुश्किल लग रहा होगा ना स्टूडेंट, मैं आपके लिए आसान कर देता हूं, n की पावर 10 मल्टीप्लाई बाय n का स्क्वायर, इसको भी मैं n का स्क्वायर ही रहने देता हूं। क्लियर है, बहुत आसान सा काम किया, n स्क्वायर का n स्क्वायर ही रहने दिया। इस n की पावर 13 माइनस 1 करा तो 12 आ गई थी, तो 12 को मैंने ब्रेक कर दिया, तो n की पावर 10 मल्टीप्लाई n की पावर स्क्वायर, तो n की पावर स्क्वायर से n की पावर स्क्वायर कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा, तो t13 हमारे पास क्या आ गया, ये n की पावर 10 बच गया, डिवाइड में क्या बच गया, 2 की पावर 11 बच गया। तो आप इसको फर्दर खुद सॉल्व करिएगा, या मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं क्या आने वाला है। इसके फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या, 2 की पावर 11 निकालनी होगी, और आप कैलकुलेटर से निकाल लीजिएगा, बाकी और फर्दर सॉल्व नहीं होगा। तो मैं इसका आंसर आपको बता देता हूं। स्टूडेंट आंसर बिल्कुल करेक्ट है और इसी फॉर्म में लिखा हुआ, मुझे पता था क्योंकि 2 की पावर 11 खोलेंगे इतनी बड़ी वैल्यू आएगी, उससे अच्छा लिखने से अच्छा है हम 2 की पावर 11 पे ही छोड़ दें। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। उम्मीद है बहुत आसान से क्वेश्चन थे, ये पेपर में आने वो चाह तो नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि जीपी को कैसे इस्तेमाल करना है, जीपी के फॉर्मूले को कैसे इस्तेमाल करना है, एन क्या होता है, ए क्या होता है, आर क्या होता है, तो ये आपको समझा दिया मैंने, बहुत डिटेल में जाके समझा दिया। तो ये तो सिर्फ बेसिक प्रैक्टिस थी। अब बढ़ते हैं मेन क्वेश्चन की तरफ जो आपको पेपर में दिखने के चांसेस है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 2, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन करवा रहा हूं ताकि आप थोड़ा आइडिया लगा सकें। क्वेश्चन नंबर 4 इसके अंदर इंपॉर्टेंट है और वो खड़ा के आज की वीडियो कंप्लीट कर दूंगा इंशाल्लाह। तो जल्दी से क्वेश्चन करवा देता हूं उसका, ताकि आपको आइडिया हो जाए किस तरीके से इस क्वेश्चन को हैंडल करना है। तो आज जरा करते हैं फटाफट। देखिए यहाँ पर डेटा में तो हमारे को दिया हुआ है T3 मतलब टर्म दी हुई है और हमें 15वीं टर्म दी हुई है। अब हमें क्या करना है, जीपी को फॉर्म करना है। तो जीपी को फॉर्म करना है ना स्टूडेंट, तो एक बात को याद रखिएगा, हमें फर्स्ट टर्म का पता होना लाजमी है। जीपी को फॉर्म करना है, फर्स्ट टर्म का पता होना लाजमी है और आर का पता होना लाजमी है, कॉमन रेशियो का पता होना लाजमी है। अगर ये दो चीजें पता है तो जीपी फॉर्म करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। तो पहला मकसद जीपी को फॉर्म करने के लिए आपको ए का पता होना और आर का पता होना लाजमी है। अब आप बोलेंगे सर अब हम कैसे पता लगाएं, तो वही तो बताने जा रहा हूं स्टूडेंट। तो देखिएगा स्टूडेंट, सबसे पहली बात, हमें जो T3 दी हुई है इसको मैं जनरल टर्म में लिखना चाहूं। क्या है जनरल टर्म हमारे पास, लिख देता हूं फॉर्मूला क्या है, Tn बराबर होता है किसके, ARn-1 के। अब यहां मैं लिख रहा हूं T3 किसके बराबर होगा, ARn-1 के। यहां तक की बात क्लियर है, इंशाल्लाह क्लियर होगी। अब T3 की वैल्यू क्या है, 10 है, तो 10 किसके बराबर आ गया, ARn-1 के। क्लियर है याद की बात, इंशाल्लाह क्लियर होगी। अब हम बात करेंगे T15 की। तो याद रखिए 2 to the 4, 4 + 1 5, 5 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। तो T15 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5 डिवाइड बाय 2 है। अब T15 के लिए काम कर लेते हैं। तो T15 किसके बराबर होगा, AR, और सॉरी यहाँ पर हमने गलती करी, T3 था ना, तो ये क्या हो जाएगा 3 और 3 - 1 क्या हो जाएगा 2। तो इस तरीके से क्या आ जाएगा, AR स्क्वायर आ जाएगा। अब ये 15 है तो ये आ जाएगा 15 - 1, तो T15 हमारे पास क्या आ जाएगा, AR 15 - 1 क्या होगा 14। और T15 की वैल्यू क्या है हमारे पास, T15 की वैल्यू है ना हमारे पास 5 डिवाइड बाय 2 है। तो ये मैंने क्या लिख दी, 5 डिवाइड बाय 2। स्टूडेंट सवाल में थोड़ा चेंज है, मैंने यहाँ पर T की पावर 15 लिख दिया था जबकि T की पावर 5 था, और सॉरी T5 थी, T15 लिख दिया था, तो मैंने सही कर दिया। अब आपको आगे बता देता हूं क्या होगा। तो देखिएगा ये तो T3 की आ गया, अब ये T5 है,
ये क्या है T5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा n-1 मतलब 5-1 और 5-1 क्या होगा 4 होगा और यहाँ पर हमारे पास T5 क्या था 5/2 आ गया। क्लियर है। अब मेरा सवाल आप लोगों से ये है, इसको मैंने इक्वेशन 1 बोला है, इसको मैंने इक्वेशन 2 बोला है, अब मैं इस इक्वेशन में से ए को कैंसिल करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना चाहिए। आप बोलेंगे सर बहुत आसान सा काम है। आप क्या करें, इस इक्वेशन 1 को मतलब दोनों इक्वेशन को आपस में क्या करा दें डिवाइड करा दें। तो मैंने बोला बिल्कुल सही बात है, तो मैंने क्या करा डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 कर दिया। तो क्या होगा 10 डिवाइडेड बाय 5/2 आ गया इक्वल टू क्या आ गया a की पावर AR2 डिवाइड बाय AR4। a से a कैंसिल हो गया, ये 2 जाके 2 से 10 से मल्टीप्लाई हो गया तो 10 2 का क्या हो जाएगा 20 डिवाइड बाय 5 हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 हो जाएगा इक्वल टू r का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय r का स्क्वायर। लिख सकता हूं कि बिल्कुल नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं। तो r मल्टीप्लाई बाय r का स्क्वायर मल्टीप्लाई r का स्क्वायर क्या होगा r की पावर 4 होगा, r की पावर स्क्वायर से r की पावर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा ये 4 इधर आ जाएगा, ये r स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो ये डिवाइड में इक्वल टू दूसरा जाएगा मल्टीप्लाई होगा और ये जो 4 यहाँ मल्टीप्लाई में तो यहाँ की क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से r स्क्वायर किसके बराबर गया 1/4 के। अब मुझे तो r की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर रूट आ जाएगा प्लस माइनस 1/4 आ जाएगा। अब 1 का देखिएगा तो ये हमारे पास रूट की वैल्यू क्या आएगी 1/2 आएगी, तो ये तो हमारे पास प्लस माइनस करके r की वैल्यू आ गई, क्या आई हाफ आ गई। क्लियर। कैलकुलेटर में भी निकाल के देख लीजिएगा यही आएगी। चले अब सर ये तो r की वैल्यू आ गई, आपने तो बोला a की वैल्यू भी चाहिए, तो a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बहुत आसान सी बात है स्टूडेंट। ये जो r की वैल्यू आई है, ये जो r की वैल्यू आई है, इस r की वैल्यू को मैं इन दोनों इक्वेशन में से कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर दूंगा तो मुझे a की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है। तो ये यहां मैं कर रहा हूं, मैंने आगे सॉल्व कर दिया स्टूडेंट। क्या हुआ, मैंने जो यहां पर r की पॉजिटिव वैल्यू और एक नेगेटिव वैल्यू आई थी, पहले r की पॉजिटिव वैल्यू को इस इक्वेशन 1 में पुट किया। जरूरी नहीं है कि इक्वेशन 1 में ही पुट करें, 2 में भी पुट कर सकते हैं, लेकिन इक्वेशन 1 में से पुट करने में आसानी से सॉल्व हो रहा था इसलिए मैंने कर दी। तो मैंने कर दी, r की जगह क्या आ जाएगा, r की जगह पे हाफ आ जाएगा। देखिए अब यहाँ 10 आ गया, 10 इक्वल टू a, r की जगह क्या आ जाएगा हाफ आ जाएगा, हाफ के ऊपर क्या स्क्वायर आ जाएगा, 1 1 1 ही होगा, 2 2 4 हो जाएगा, या 4 डिवाइड में इक्वल टू दूसरा साइड मल्टीप्लाई होगा 10 से, तो 10 4 40। इस तरीके से a की वैल्यू क्या आ गई 40 आ गई। अब r की वैल्यू नेगेटिव हाफ पुट करेंगे, किसके अंदर इक्वेशन 1 के अंदर ही पुट करेंगे। क्या है इक्वेशन 1 ये रही। अब यहाँ देखिए 10 इक्वल टू a, r की जगह क्या जाएगा माइनस हाफ, इसके पावर क्या इवन। और आपको ये बात पता होगी कि जब भी पावर इवन होती है तो माइनस का साइन नहीं लिखते, तो माइनस का साइन नहीं लिखूंगा। तो यहाँ देखिएगा 1 1 1, 2 2 4, तो 4 डिवाइड में इक्वल टू दूसरा जाएगा 10 से मल्टीप्लाई होगा और 10 4 40 आ जाएगा। इस तरीके से a की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 40 आ जाएगी। अब रिक्वायर्ड जीपी की बात आ गई तो क्या होगी, पहली टर्म a होगी, दूसरी टर्म क्या होगी ar होगी, तीसरी टर्म क्या होगी ar स्क्वायर होगी। तो ये बहुत है, यहाँ तक की बहुत है, उसके बाद क्या होगा चलती रहेगी। अब आगे हम क्या करेंगे, इसके अंदर पुट कर देंगे पुट a इक्वल टू क्या, a हमारे पास क्या निकला है 40 निकला है, और r क्या निकला है, r क्या निकला स्टूडेंट, सबसे पहले तो हाफ पुट करेंगे r की वैल्यू। सही है, r की वैल्यू हाफ दो आई है ना, 2 वैल्यू आई है, एक तो पॉजिटिव हाफ आई है, एक नेगेटिव हाफ आई है। पहले पॉजिटिव हाफ पुट करके जीपी निकालेंगे, उसके बाद नेगेटिव हाफ पुट करके जीपी निकालेंगे, वो आपका काम है, ये मैं आपको बताता हूं कैसे होगा। तो ध्यान से देखिएगा, a की जगह क्या लिखूंगा 40 लिखूंगा, ये आ गया a की जगह 40, a की जगह 40 मल्टीप्लाई बाय r क्या है हाफ है, उसके बाद a क्या है 40 है, r क्या है हाफ है, उसके ऊपर क्या है स्क्वायर है, और ये चलता रहेगा कहां तक हमें नहीं पता। तो ये हमारे पास जीपी क्या बन गई 40 डिवाइड बाय 2 क्या होगा 20 आ जाएगा, उसके बाद 2 2 4, 40 डिवाइड बाय 4 क्या हो जाएगा देख लेते हैं, 4 1 4, 4 1 हमारे पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 इसी तरीके से चलता रहेगा। यह हमारे पास आ गए जीपी। अब आपको क्या करेंगे इसके बाद, अब इसके बाद आप पुट करेंगे a इक्वल टू 40 और r इक्वल टू माइनस का हाफ इसके अंदर, उसके बाद आपको एक और एपी मिलेगी, जीपी मिलेगी, सॉरी क्या मिलेगी जीपी मिलेगी। तो यहां जाके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट नहीं था, मैंने करवा दिया। अब आखिरी क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, तो वो जरूर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद हम जब
करेंगे। अब दूसरी एक्सरसाइज स्टार्ट करवाऊंगा 6.5 स्टार्ट करवाऊंगा और टेंशन नहीं लीजिएगा स्टूडेंट, जो आने वाले स्टूडेंट है तो मैं सारे इसके एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करवाऊंगा, लेकिन अभी पेपर नजदीक है तो सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा। सो स्टूडेंट्स यहां पर आ चुका है मेन क्वेश्चन, जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ ये है कि विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, अब बोला जा रहा है कौन सी टर्म है। जब भी टर्म की बात है, कौन सी टर्म की बात आ जाए तो आपको फौरन समझ जाना है आपको किसको मालूम करना है, एन को मालूम करना है। क्लियर है, चले आगे बढ़ते हैं। तो ये तो आपके सामने आ गए सीक्वेंस, ए निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म होती है, निकली 18 आ गई। उसके बाद आर क्या होता है, आप बोलेंगे सर आर तो रेशियो होता है, कॉमन रेशियो होता है, कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को डिवाइड करके। और ये जो आखिरी जो वैल्यू दी हुई है वो क्या होगी, टीएन होगी। बोला जा रहा है इस सीक्वेंस की ये टर्म आ रही है आखिरी, ये आखिरी टर्म है इसकी, तो हमें बताएं कौन से नंबर पे आ रही है, कौन सी टर्म है, कौन सी 16वीं टर्म है, 18वीं टर्म है, 20वीं टर्म है, 50वीं टर्म है, हमें बता दें। क्लियर, तो ये यहां पर आगे सीक्वेंस रुक रही है तो टीएन ये हो गया हमारे हिसाब से, तो टीएन ये आ गया और एन हमें मालूम करना है। फॉर्मूला जीपी का क्या है, वही वाला ARN-1, तो लगा देते हैं। तो सबसे पहला काम टीएन हमें पता है कितना है, 512 डिवाइड बाय 719, 512 डिवाइड बाय 729 इक्वल टू ए क्या है, ए हमारे पास 18 है, ये आ गया 18। आर क्या है, आर हम निकाल लेते हैं, तो T2 डिवाइड बाय T1 करना था ना, तो T2 क्या है 12 है, ये आ गया 12 डिवाइड बाय T1 क्या है 18। चलाए देख लेते हैं, 2 6 12, 2 9 18, 3 3 9, 3 2 6। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया, आर कॉमन रेशियो 2 डिवाइड बाय 3। तो आर की वैल्यू क्या आ गई, 2 डिवाइड बाय 3। एन की वैल्यू हमें नहीं पता। चले अब क्या करते हैं, तो अब करना क्या है स्टूडेंट्स, यहां पर 18 यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है 2 डिवाइड बाय 3 से, इक्वल टू दूसरी साइड ले आऊंगा, क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहां पर 512 डिवाइडेड बाय 729 मल्टीप्लाई बाय 18 इक्वल टू 2 की पावर n माइनस का 1, 3 की पावर n माइनस का 1। क्लियर है, या तो आप पूरे पे लिख दे, कोई मसला नहीं है, पूरे पे ही लिखे देते, कोई मसला नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट अभी बहुत कंफ्यूज होंगे, सोच में पड़े हुए होंगे कि सर ये n तो अब पावर में आ गया, अब हम क्या करेंगे, कैसे मालूम करेंगे। तो उससे पहले मैं इस पूरे को सॉल्व कर लेता हूं आपके सामने, मतलब कैलकुलेटर से, उसके बाद देखता हूं क्या आती है, उसके बाद मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूं। सो स्टूडेंट्स मैंने सॉल्व किया तो मुझे क्या मिला, 256 डिवाइड बाय 6561। अब क्या करें सर, तो याद रखिएगा अगर यहां पर पावर में n है ना, तो आपको इस वाली साइड को भी पावर में करना पड़ेगा। मैथ का एक रूल है, इस बात को याद रखिएगा कि अगर इक्वल टू से पहले बेस सेम हो और इक्वल टू के बाद बेस सेम हो, मतलब इक्वल टू से पहले 2 बेस है और इक्वल टू के बाद भी बेस 2 है, तो इनकी जो पावर है उनको मैं बराबर रख लूंगा। क्लियर है, इस तरीके से इनकी वैल्यू आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि अब मुझे भी इस साइड पर, यहां पे तो 2 डिवाइड बाय 3 है बेस, तो इस साइड पे भी मुझे अब 2 डिवाइड बाय 3 लाना पड़ेगा। तो वही काम मैं करने जा रहा हूं स्टूडेंट। तो अब सबसे पहला काम, यहां 2 आ रहा है तो यहां भी 2 को आना चाहिए, यहां 3 आ रहा है तो यहां भी 3 को आना चाहिए। अब 2 की पावर कौन सी ऐसी पावर है जिसके ऊपर 256 आता है, तो आप बोलेंगे सर 2 की पावर 8 में हमें क्या मिलेगा, 256 मिलेगा। और 3 की कौन सी पावर है वो जिसके ऊपर आपको क्या मिले, 6561 मिले। तो अगर मैं 3 की पावर 8 करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, 6561 मिलता है। अब दोनों के ऊपर पावर आ रही सेम, तो मैं इसको ब्रैकेट में करके पूरे ऊपर के ऊपर लगा सकता हूं। क्लियर है, चले अब तो मैथ के हिसाब से बेसेस दोनों तरफ सेम है, इसका मतलब पावर को मैं इक्विवेलेंट कर सकता हूं। 8 बराबर किसके आ जाएगा, n-1 के, ये माइनस का 1 इधर आके क्या होगा, प्लस का 1 हो जाएगा और n की क्या वैल्यू आ जाएगी, 9 आ जाएगी। यहां जाके हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। कोई मुश्किल था, बिल्कुल भी नहीं था, बस थोड़ा सा आप लोगों के लिए डिफरेंट रहा होगा क्योंकि आपने इसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करे होंगे अभी तक, लेकिन अब कर लिए ना, अब प्रैक्टिस में लिया है इसको, हमेशा याद रखिएगा इस बात को। तो ये तो एक पार्ट हो गया, इसका दूसरा पार्ट करा के इस वीडियो को एंड करते हैं। सो स्टूडेंट यहां पर आ चुका है लास्ट क्वेश्चन, देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। तो यही बात सीक्वेंस हमें दी गई है, हमें वापस से ही एन को ही मालूम करना है। और ये जो आखिरी में लिखा हुआ माइनस का 128, ये क्या है,
ये दरअसल Tn की वैल्यू गिवन है, लास्ट टर्म की वैल्यू गिवन है, और फर्स्ट टर्म क्या होती है, a होती है, और r हम कैसे निकालेंगे, t2 डिवाइड बाय t1 करके। तो वही काम कर लेते हैं। a क्या होता है, फर्स्ट टर्म क्या है, 1 डिवाइड बाय 4 है। r कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म में तो फर्स्ट टर्म को डिवाइड कर देंगे, सेकंड टर्म क्या है, माइनस का हाफ डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म क्या है, 1 डिवाइड बाय 4। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो देखिएगा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 1 2 2 2 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का हाफ आ जाएगा। क्लियर है। उसके बाद Tn हमारे पास क्या है, माइनस का 128, और n हमें मालूम करना है। यहां पर थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हुई होगी तो मैं क्लियर कर देता हूं। माइनस का हाफ लिखा हुआ है तो उसको मल्टीप्लाई में लेके जाऊंगा, तो ये 1 डिवाइड बाय 4 था, तो क्या हो जाएगा, 4 डिवाइड बाय 1 हो जाएगा। नहीं क्लियर हुआ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये 1 डिवाइड बाय 4 यहाँ डिवाइड में है, हम इसको मल्टीप्लाई में लेके जा रहे हैं, तो 1 डिवाइड बाय 4 लिखा हुआ है, इसको उलट करके लिख दूंगा, तो 1 डिवाइड बाय 4 था तो 4 डिवाइड बाय 1 हो गया, 2 1 2 हो गया, 2 2 4 हो गया, तो 2 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस का 2, 1 1 1। तो इस तरीके से हमारे पास क्या गया, ओ शिट, गलती हो गई ना मुझसे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस माइनस का 2 आएगा। क्या आएगा स्टूडेंट्स, माइनस का 2 आएगा, माइनस का 2 आएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करना स्टूडेंट्स, अब यहां पर ये तो हो गया, अब फॉर्मूले को लगाएंगे। फॉर्मूला क्या था, Tn बराबर है किसके, ARn माइनस के 1 के। क्लियर है। चले आगे बढ़ते हैं। अब Tn हमें पता है, बिल्कुल पता है, माइनस का 128 इक्वल टू a क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, 1 डिवाइड बाय 4 है, ये आ गई 1 डिवाइड बाय 4। r क्या है, r तो हमें पता है माइनस का 2 है, ये आ गया माइनस का 2, पावर क्या है, n माइनस का 1 है। अब यहाँ ये 4 डिवाइड में है, इक्वल टू दूसरी जगह माइनस के 128 से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का 2, पावर में क्या है, n माइनस का 1 है। क्लियर है यहाँ तक की बात। अब 128 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या, 4 क्या होगा, देख लेते हैं। 4 8 32, तो ये आ गया 2 4 2 8 8 प्लस 3 कितना, 11 11 ये आ गया, 4 1 4 4 प्लस 1 5, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 512, माइनस का 512 किसके बराबर आ जाएगा, माइनस का 2, पावर में क्या है, n माइनस का 1 है। अब क्या करें सर, तो यहाँ देखिएगा, अब मैंने क्या बोला था, हमें मालूम क्या करना है, n, तो बेसिस को सेम रखना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ -2 है, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, -2, सही है, यहाँ भी क्या होना चाहिए, -2। अब इसकी पावर हम 2 की ऐसी क्या रखें कि हमें क्या मिल जाए, 512 मिल जाए। ऐसी कौन सी पावर है जिसके ऊपर रखने पर हमें क्या मिल जाए, -2, मतलब हमें क्या मिल जाए, माइनस का 512 मिल जाएगी, 9 आ जाएगी, और 9 पावर है, 2 की पावर 9 क्या होता है, हमारे पास 512 होता है, और पावर ऑड है तो माइनस का साइन खत्म नहीं होगा। अब हम ये इन दोनों की बेसिस सेम हो गई है, तो इनकी पावर को ले लेंगे, तो 9 बराबर किसके आ जाएगा, n माइनस के 1 के, ये माइनस का 1 इधर आके क्या होगा, प्लस का 1 इक्वल टू n, और n की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी इस तरीके से। तो इंशाल्लाह यहां तक की वीडियो आप लोग क्लियर हो चुकी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 6.5 को स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।